हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही अलग टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो, जिससे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम और आप बात करने वाले हैं लैमार्क वाद के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम और आप बात करेंगे लैमार्किज्म के बारे में और कुछ बातें करेंगे हम लोग नव लैमार्कवाद या न्यू लैमार्किज्म के बारे में भी। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, कैसा होता है, एक एक करके बातों को डिस्क्राइब करते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर करे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है लैमार्कवाद। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं और कोशिश की है कि लैमार्कवाद से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन अब न छूटे। सबसे पहली बात तो यह कि विकास का प्रथम सिद्धांत जो दिया था दोस्तों, वो किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। ठीक है, इस चीज की शुरुआत जो थी वो लैमार्क ने दोस्तों सन 1801 में कर दी थी। ठीक है, तो आप याद रखें कि जो लैमार्कवाद है, इसकी शुरुआत जो थी वो लैमार्क ने सबसे पहले कब कर दी थी? 1801 में स्टार्टिंग कर दी थी। किसी भी काम को करने के लिए समय तो लगता है और उस समय लगा भी, और समय लगा लगभग 8 साल। आप देख सकते हैं कि शुरुआत की थी लगभग 1801 में और उसके बाद लगभग 1809 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक छाप डाली। मतलब उन्होंने अपने जो भी चीजें एग्जामिन करी थी, जो भी चीजें जानवरों के ऊपर देखी थी या जो भी प्रयोग किए थे, वो सभी उन्होंने अपनी एक पुस्तक में छाप दिए और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, तो आप यहां पे एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि लैमार्क की पुस्तक का नाम क्या है? तो नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, यहां पे दूसरा वाला पॉइंट मैंने ये ले रखा है कि एक क्वेश्चन बनता है लैमार्क का पूरा नाम क्या है। ठीक है, मैंने कुछ कंपटीशन में शायद ये वाला क्वेश्चन भी देखा है कि लैमार्क का पूरा नाम क्या है। तो याद रखें कि जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ये है लैमार्क का पूरा नाम। और सन 1809 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक छापी थी जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, और इस फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक में जो सिद्धांत था, मतलब इस किताब के अंदर जो सिद्धांत छपा, मतलब इस किताब का जो मुख्य उद्देश्य था, उसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? लैमार्कवाद कहते हैं या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उम्मीद है दोस्तों यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब ये जो इनकी बुक थी जिसमें ये लैमार्कवाद छपा था, तो दोस्तों आखिर उस बुक के क्या क्या कॉलम थे? जैसे अब कोई किताब होती है हम लोगों की, तो उस किताब में आप देखते होंगे चैप्टर्स होते हैं, तो आखिर उस चैप्टर का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। ठीक उसी तरीके से जो ये इनका लैमार्क का जो सिद्धांत है वो 4 स्तंभों पे टिका हुआ है। मतलब 4 तरीके के उद्देश्य हैं उस किताब के अंदर, जिसमें से पहला उद्देश्य, पहले तो हम लोग उद्देश्यों के बारे में जानते हैं कि आखिर कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहला तो है आंतरिक जैव बल, दूसरा है वातावरण का प्रभाव व नई आवश्यकताएं, तीसरा है अंगों का उपयोग व अनुपयोग, और चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो दोस्तों एक एक करके अब इनके बारे में जानना शुरू करते हैं बिना देर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लिखा हुआ है आंतरिक जैव बल, आखिर इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों मैं फिर कहूंगा आपसे, ये वाला वीडियो थोड़ा सा थ्योरी वाला होगा, आपको मेरी बातों को सुनना होगा और समझना होगा, उसके बाद आप इस सब चीजों को क्लियर 100% कर लेंगे। सबसे पहली बात तो लिखी है आंतरिक जैव बल। तो याद रखें दोस्तों, लैमार्क ये कहते हैं कि जो भी जीव होते हैं उन सब के अंदर अपनी खुद की आत्मशक्ति होती है। एक होता है ना कि किसी भी काम को करने का जज्बा, मतलब उन्हें, भाई जानवर हैं तो जानवरों का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है? खाना पीना, ठीक है, या फिर इस दुनिया में सरवाइव करना। तो इनका यह कहना था कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर अपना खुद का जैव बल होता है, किसी भी काम को करने की आंतरिक शक्ति होती है और उस शक्ति के द्वारा ही वो जानवर लगातार वृद्धि कर पाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे वो काम करते रहते हैं वैसे वैसे उनके आकार में वृद्धि होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें कि सब जीवों का अपना आंतरिक जैव बल है और प्रत्येक जीव के अंदर अपनी खुद की एक वृद्धि होती है। यह बात आती है किस पॉइंट के अंदर? आंतरिक जैव बल के अंदर। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वातावरण का प्रभाव व नई आवश्यकताएं।
तो याद रखें कि लैमार्क ये कहते हैं कि किसी भी जानवर पर वातावरण का प्रभाव तो पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है नई आवश्यकताएं। मतलब हर जानवर जो होता है वो अपनी नई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी जानवर होगा, अगर उसको कोई आवश्यकता पड़ रही है, मतलब किसी चीज की कमी है उसके पास में, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए काम या नई नई टेक्निक्स करेगा। ये बात कहती है वातावरण का प्रभाव व नई आवश्यकताएं। नाम से ही क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है अंगों का उपयोग व अनुपयोग। इसका मतलब दोस्तों बिल्कुल साफ है। लैमार्क ये कहते हैं कि किसी भी जानवर द्वारा जिस अंग का प्रयोग जितना ज्यादा किया जाएगा वो अंग उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा और उसमें विकास भी होगा, और जिन अंगों का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाएगा तो समय के साथ साथ वो अंग कमजोर हो जाएगा और हो सकता है कि एक समय पर वो अंग विलुप्त भी हो जाए और गायब हो जाए। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अंगों का उपयोग व अनुपयोग। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर लिखा हुआ नंबर 4 पे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और एक तरीके से इसके ऊपर बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचनाएं क्या हुई हैं वो हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन अभी इस पॉइंट को समझते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी जानवर होता है तो उसके अंदर जो लक्षण पैदा हो जाते हैं तो उन लक्षणों की फिर वंशागति भी होती है। मतलब वो वाले लक्षण फिर अगली पीढ़ी में, फिर उससे भी अगली पीढ़ी में, फिर उससे भी अगली पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो दोस्तों ये तो है एक तरीके से इनके बारे में और इनके सिद्धांतों के बारे में बहुत ही जनरल बातें। अब दोस्तों आगे बात आती है, लिखा हुआ है लैमार्कवाद के उदाहरण। तो एक बात बनती है कि आखिर लैमार्कवाद में जो अभी आपने एक पॉइंट देखा था, पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान दीजिए, अंगों का उपयोग व अनुपयोग। वही पॉइंट यहां पे है दोस्तों, अंगों का उपयोग। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि लैमार्क ये कहते हैं कि कोई भी जानवर अपने जिस अंग का प्रयोग जितना ज्यादा करेगा उसका विकास उतना ज्यादा होगा, और जिस अंग का प्रयोग ज्यादा नहीं करेगा तो वो अंग धीमे धीमे कमजोर होकर एक समय पे विलुप्त हो जाएगा। तो इसमें सबसे मेन उदाहरण जो लिया गया है अंगों के उपयोग में। ठीक है, अंगों के उपयोग में जो सबसे मेन उदाहरण लिया था लैमार्क ने, वो लिया था जिराफ का। ठीक है, लिया तो पक्षियों का भी था, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो सबसे मेन उदाहरण होता है वो क्या होता है, जिराफ का। वो ये कहते हैं, लैमार्क ये कहते हैं कि जो जिराफ थे, जैसे मान ये असल में इन्होंने जो जिराफ के उदाहरण दिए थे, ये जिराफ अफ्रीकन जिराफ हैं। ठीक है, तो याद रखें ये जिराफ कौन से हैं, अफ्रीकन जिराफ हैं। तो ये कहते हैं कि जो पहले के जिराफ थे या जिराफ की पहले के जो पूर्वज थे वो बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब इतनी लंबी गर्दन वाले नहीं होते थे। जिस तरीके से गाय होती है ना, गाय, तो उस तरीके से छोटी गर्दन वाले हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या कि धीमे धीमे करके जो वनस्पतियां थी, जो वहां की जो मतलब खाने पीने की जो चीजें थी, जो वहां के जो इनके जिराफों के लिए खाने पीने के साधन थे, तो उनमें क्या हुआ कि धीमे धीमे करके कमी आती गई और बहुत ज्यादा जो एक तरीके से घास फूस थी वो चीजें कम होती गई, और जो इनकी खाने पीने की वनस्पतियां थी वो धीमे धीमे करके जमीन से ऊपर बढ़ती गई। मतलब जो शुष्कता थी, जमीन सूखने लगी, तो नीचे सूखा पड़ा तो जाहिर सी बात है जो वनस्पतियां हैं वो अब ऊंची ऊंची जगह पे मिलेंगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो जिराफ थे उन्हें अपनी गर्दन को ऊंचा करके खाना पड़ा। ठीक है भाई, कोई नॉर्मल जिराफ है तो वो क्या करता था, अपनी गर्दन को उठा के खाने लगा इस तरीके से, फिर ऊंचा करके खा रहा है, फिर ऊंचा करके खा रहा है। तो उस वजह से क्या हुआ कि उन जिराफों ने अपनी गर्दन का यूज किया। मैंने अभी बोला कि कोई भी जीव अपने अंग का जितना प्रयोग करेगा, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जिराफ ने अपनी गर्दन का ज्यादा से ज्यादा यूज किया, और उस वजह से क्या हुआ कि उन जिराफों की गर्दन ऊंची हो गई। और अभी अभी आपने जाना था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के मतलब जो इस पीढ़ी में लक्षण है वही लक्षण अगली वाली पीढ़ी में भी होंगे। तो हुआ क्या कि जो नई नई पीढ़ियां थी वो भी कैसी हो गई, मतलब जो नई पीढ़ियां पैदा हुई उन सबकी गर्दन कैसी मिली, ऊंची मिली। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों ने गर्दन उठा के खाना शुरू किया था, जिस वजह से उनकी गर्दन ऊंची हो गई थी। और हुआ क्या, ऊंची गर्दन वाले जिराफों में फिर अगली नई पीढ़ी में फिर वही ऊंची गर्दन हुई। इस तरीके से जिराफों की गर्दन आज की तारीख में बहुत ऊंची है। तो ये तो है दोस्तों अंगों के उपयोग का उदाहरण। एक उदाहरण यहां पे और भी होता है पक्षियों का। उसमें इन्होंने ये कहा था लैमार्क ने कि जो पक्षी होते हैं वो पहले स्थलीय हुआ करते थे, जमीन पर रहते थे, लेकिन जब उन्हें खाने पीने की जरूरत होती थी तो वो पानी के अंदर भी चले जाते थे। तो उससे क्या हुआ कि जब वो पानी के अंदर जाते थे तो उन्हें तैरने के लिए अपने पैरों का यूज करना पड़ता था। भाई पानी के अंदर जाएंगे तो तैरने के लिए इस तरीके से पैर चलाएंगे, और पैर चलाएंगे तो पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं, जो पैरों की मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव आता था। तो उनमें खिंचाव से क्या हुआ कि वो मांसपेशियां खिंच गई और उस तरीके का आकार लेने लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बतख सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
तो इनका ये कहना है कि जो बतख है उसके जो पैर हैं, आप देखते होंगे बतख के पैर इस तरीके से मांसपेशियां खिंची हैं जो उसको तैरने में मदद करती हैं। तो कहीं ना कहीं बतखों का जो विकास हुआ है वो जमीन के पक्षियों से हुआ है, ऐसे पक्षी जो जमीन पर रहते थे और जब उन्हें जरूरत पड़ी खाने पीने की तो वो पानी में पहुंचे और उन्होंने अपने पैरों की मांसपेशियों का यूज किया, जिससे वो मांसपेशियां विकसित हो गई और आज हम लोग बतख के पैरों को देख के अंदाज लगा सकते हैं। तो ये वाली बातें तो हुई दोस्तों अंगों के उपयोग के बारे में। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो अंगों का अनुपयोग का है वो है दोस्तों सांपों के लिए। अब क्या कहते हैं लेमार्क? लेमार्क ये कहते हैं कि सांपों के जो पूर्वज हुआ करते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि सांप किस में आते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। तो ये कहते हैं कि पहले हुआ सांपों के पैर हुआ करते थे, मतलब जो सांपों के पूर्वज हैं उनके पैर हुआ करते थे। लेकिन होता क्या था कि जो जैसे मान लीजिए सांप चल रहा है, उसके पैर हैं बहुत सारे, तो जब वो सांप अपने बिल में जाता था, और बिल होते थे सकरे मतलब छोटी जगहों में, तो जब सांप अंदर जाता था तो उसको अपने पैरों को समेट के अंदर जाना पड़ता था, ठीक है, मतलब वो पैरों का यूज नहीं करता था। या फिर जो जंगल अंगल होते थे वहां पे झाड़ियां होती थी, तो उस वजह से उसके पैर कभी टूट गए या पैरों को समेट के चल रहा है, तो उसने सांपों ने क्या किया कि अपने पैरों को समेट के मतलब पैरों को अंदर बंद करके पेट केवल रेंगना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में क्या हुआ कि वही वाली बात कि जिस अंग का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाएगा वो वाला अंग धीमे धीमे करके विलुप्त हो जाता है। और आज की तारीख में हम देखते हैं कि सांपों के पैर नहीं है और सांप केवल रेंग कर चलता है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गई होगी बात। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंगों का अनुपयोग, क्योंकि सांपों ने अपने पैरों का प्रयोग नहीं किया, इस वजह से उनके पैर कैसे हो गए, विलुप्त हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है लेमार्कवाद के उदाहरण। तो उम्मीद है दोस्तों यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दोस्तों आलोचना की। आखिर लेमार्कवाद की आलोचना किस तरीके से की गई? भाई एक बात तो आप भी जानते हैं कि जब भी कोई नियम बनता है, कोई सिद्धांत बनता है, तो उसकी आलोचना जरूर होती है। और इनकी जो आलोचना की वो कई सारे लोगों ने की थी, लेकिन जो सबसे मुख्य माने जाते हैं वो हैं दोस्तों वीजमान। ठीक है, तो याद रखें कि सबसे मुख्य माने जाते हैं वीजमान, और वीजमान ने अपने प्रयोग किए थे दोस्तों चूहों पर। क्वेश्चन बन सकता है कि वीजमान ने अपने प्रयोग किस पे किए, तो इन्होंने अपने प्रयोग किए थे दोस्तों चूहों पर। अब चूहों पर कैसे किए, तो इन्होंने ये किया, देखो आलोचना का मतलब समझ गए ना, बुराई। आलोचना का मतलब कि आप जो सिद्धांत कह रहे हैं वो गलत है, मेरे हिसाब से वो गलत है, ऐसा कहा था वीजमान ने। किनके लिए? लेमार्क के लिए। अब गलत कैसे है इसको सिद्ध भी करना है, तो इन्होंने अपने प्रयोग किए दोस्तों चूहों पर। अब चूहों पर कैसे किए, तो इन्होंने क्या किया कि लगभग चूहों की 21 पीढ़ियों तक, बताया जाता है कि इन्होंने चूहों की 21 पीढ़ियों तक उनकी पूंछ काटी। अब समझना, मान लो चूहों की पूंछ काट दी और फिर उन चूहों के बीच में जनन कराया, तो जब चूहों में जनन हुआ तो आगे जो नए चूहे पैदा हुए उनमें से किसी भी पीढ़ी में, उन पूरी 21 पीढ़ियों में से किसी भी पीढ़ी में ऐसा नहीं था कि चूहों की जो पूंछ है वो कटी हुई पैदा हो। भाई जाहिर सी बात है, हर किसी के मन में आएगा कि अगर लंबी जिराफ की गर्दन है और उससे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें लंबी गर्दन होगी, तो हो सकता है कि वीजमान ने ये सोचा हो कि अगर हम किसी भी चूहे की पूंछ काट देंगे और उससे जो नई जाति मतलब नई पीढ़ी पैदा होगी उनकी भी पूंछें कटी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये तो हुआ वीजमान का नियम, और उन्होंने इस नियम को क्या नाम दे दिया, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। क्या नाम दिया दोस्तों? जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। तो याद रखें, यहां से एक बात और बनती है कि लेमार्क का सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपको मालूम है वंशागति का, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। और अगर पूछा जाए आलोचना में वीजमान ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्यों है, आखिर क्या है मतलब इस जनन द्रव्य की निरंतरता का, तो यहां से मैं आपको ये इस तरीके से समझाऊंगा कि जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूंगा कि लेमार्कवाद और जो ये वीजमान वाली बात है इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा दिमाग में लगाइएगा बात को। जो लेमार्क हैं वो ये कहते हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, बात अभी आपने पढ़ी थी। लेकिन जो ये वीजमान है ये कहते हैं कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं उन पर भी इसका असर होता है। ठीक है, तो मतलब ये जब तक कोई गुण जनन कोशिकाओं पर नहीं जाएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वाली बात किसने कही थी दोस्तों? वीजमान ने कही थी। इसीलिए इन्होंने इसको क्या नाम दिया था, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है दोस्तों चीन की स्त्रियां। अब इसका क्या मतलब है, तो ये भी दोस्तों आलोचना के अंदर आता है। ठीक है, ये भी आलोचना के अंदर आएगा। कैसे, तो चीन की स्त्रियों में ये माना जाता है कि जो चीन में मतलब सुंदरता की निशानी माना जाता है छोटे पैर,
मतलब स्त्रियों के अगर छोटे पैर हैं तो समझ लीजिए उन स्त्रियों को सुंदर माना जाएगा। तो होता क्या है कि चीन में लोग औरतों को मतलब स्त्रियों को लोहे के जूते पहनाते हैं। अब लोहे के जूते पहनेंगे तो क्या होगा, पैर बढ़ेगा नहीं, पैर उतना ही रहेगा। लेकिन ऐसी स्त्रियों में जब आगे बच्चे होते हैं, मतलब उनकी नई पीढ़ियां होती हैं, तो उनके पैर सामान्य होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इनके पैर छोटे हैं तो इनके आने वाली संतानों के पैर भी छोटे होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यह भी एक आलोचना मानी जाती है। दूसरा क्या है, भारतीय महिलाएं, ये कैसे समझोगे कि जो अपने इंडियन जो महिलाएं होती हैं इसमें नाक और कान छेदे जाते हैं, तो क्या जो नई पीढ़ियां होती हैं उनमें भी नाक और कान छेदे होते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है भाई, अगला क्या लिखा है, धावक के बच्चे। अब धावक के बच्चे मतलब जो लोग रेसर होते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, तो उनकी मांसपेशियां और नॉर्मल लोगों की मांसपेशियां से थोड़ी सी अलग होती हैं, थोड़ी सी कठोर होती हैं। लेकिन जो धावक के बच्चे होते हैं उनमें उनमें जो मांसपेशियां हैं वो कैसी होती हैं, नॉर्मल होती हैं। भाई अगर धावक का बच्चा है तो उसकी मांसपेशियां भी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी मांसपेशियां कैसी होती हैं, जैसी नॉर्मल बच्चों की होती हैं। तो ये तो थी दोस्तों कुछ आलोचनाएं, किनकी आलोचनाएं, जो लैमार्कवाद की आलोचनाएं। ठीक है, अब बात आती है कि लैमार्कवाद तो यहां पे एंड हुआ, अब बात आती है नवलैमार्कवाद की। ठीक है दोस्तों, नवलैमार्कवाद कुछ और नहीं, बस इतना है कि जो लैमार्क थे उनकी ही बातों को अलग ढंग से कहा गया है। ठीक है, उसमें कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातों को मिला के कुछ अलग ढंग से चीजों को प्रस्तुत किया था। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों है समनर का प्रयोग। देखो अब ऐसा समझो, यहां पे हम क्या कर रहे थे दोस्तों, आलोचना कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। लेकिन अब जो नवलैमार्कवाद है इसमें हम इनकी बातों का समर्थन करेंगे। यहां पे हम इनकी बातों को सही ठहराएंगे। किस तरीके से ठहराएंगे, इन लोगों के प्रयोगों द्वारा, जिसमें सबसे पहला प्रयोग आता है समनर का प्रयोग। ठीक है, समनर का प्रयोग। तो समनर ने दोस्तों प्रयोग किस पे किए थे, चूहों पर किए थे। अब चूहे भी कैसे थे, सफेद चूहे थे। तो समनर ने क्या किया कि अलग अलग 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सफेद चूहों को रखा और उनमें जनन कराया। तो हुआ क्या, जो चूहे थे उनके जो अगले पैर थे वो थोड़ा थोड़ा सा आकार में बढ़ने लगे, और उसके बाद जो नई नई पीढ़ियां पैदा हुई उन चूहों की, उनके पैर भी नॉर्मल चूहों से थोड़े से ज्यादा थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। क्या किया समनर ने, यह किया कि चूहों को 20 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा, जिससे चूहों के पैरों में उन्होंने ग्रोथ देखी और वो ग्रोथ अगली पीढ़ियों में भी गई। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, नवलैमार्कवाद के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 2 पे आइए, मैकडूगल का प्रयोग। अब मैकडूगल का प्रयोग भी किसके ऊपर है दोस्तों, तो ये भी चूहों के ऊपर है। मैकडूगल ने क्या किया, मैकडूगल ने लगभग ये प्रयोग किया था 44 पीढ़ियों तक। कब तक किया था, चूहों की 44 पीढ़ियों तक प्रयोग किया था। और प्रयोग कुछ इस तरीके का था कि एक बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता था। ठीक है, एक बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता था। तो वहां पे मतलब एक तरीके से चूहों को चलाने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग दी एक पीढ़ी में। तो हुआ क्या कि अब चूहों की अगली पीढ़ी आई। तो ऐसे समझो कि पहली वाली पीढ़ी में जितनी ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ी थी, उसकी अगली वाली पीढ़ी में ट्रेनिंग थोड़ी सी कम देनी पड़ी, है ना, वही टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलने की। उसकी अगली पीढ़ी में ट्रेनिंग और कम देनी पड़ी। समझ में आ रहा ना। ऐसे करके जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ रही थी वैसे ही उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने की चूहों को ट्रेनिंग बहुत कम देनी पड़ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि चूहे अपनी पीढ़ियों से सीख रहे हैं, मतलब अपने जब वो बच्चे हैं तभी से उनके अंदर वो गुण है कि उन्हें टेढ़े मेढ़े रास्तों से कैसे निकलना है। तो ये तो हो गया दोस्तों मैकडूगल का प्रयोग। और तीसरा है दोस्तों, कैमरर ने किया था, ये बड़ा अच्छा प्रयोग है, जो कि सैलामेंडर के ऊपर किया। सैलामेंडर मतलब एक तरीके की छिपकलियां हैं। अब इन्होंने कैसे प्रयोग किए, तो इन्होंने क्या किया कि जो सैलामेंडर होते हैं इन्हें 2 तरीके के वातावरण में रखा। ठीक है, 2 तरह के वातावरण में, देखो मान लो कोई सैलामेंडर ले लिए और एक इसमें अलग ले लिए, एक अलग ले लिए। ये वाला वातावरण कैसा था दोस्तों, को काला वातावरण था, हर तरफ काला काला सा सब कुछ अंधेरा टाइप का छाया हुआ था। और एक तरफ दोस्तों पीला वातावरण था, मतलब एक वातावरण कैसा है, काला, और दूसरा वातावरण कैसा है, पीले रंग का वातावरण है। इसमें सैलामेंडर रह रही हैं। तो ये देखा गया कि जो नई नई पीढ़ियां आई, इन दोनों में जो नई नई पीढ़ियां आई उसमें से जो ये काले वातावरण में रह रहे थे उन सैलामेंडर के ऊपर काले काले से धब्बे हो गए थे। ठीक है, मतलब जो नई नई पीढ़ियां आ रही थी। और जो ये पीले वाले सैलामेंडर थे
इनमें क्या हो गया था, इनमें पीले पीले धब्बे हो रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये काले वातावरण में रह रहे हैं तो इन पे काले धब्बे हो गए, और ये पीले में रह रहे हैं तो इन पे पीले धब्बे हो गए। और जो नई नई पीढ़ियां आई तो उन नई पीढ़ियों में भी ये लक्षण जो थे वो हमेशा आगे वंशानुगत होते रहे। मतलब जो नई सैलामेंडर बनी इन काले वालों से, उनमें काले धब्बे मौजूद थे बच्चों में, और जो पीले वाले थे उनमें बच्चों में पीले धब्बे मौजूद थे। तो अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि यार फिर कौन सी बात सही है, आखिर ये बात सही है या ये बात सही है। बस उसको अब मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैंने साफ साफ लिख रखा है कि यह लैमार्कवाद का नया रूप है। जो मैंने ऊपर ये लिख रखा है ना, नव लैमार्कवाद, ये नया रूप है। नया मतलब क्या होता है, नव, और लैमार्कवाद क्या है, तो नव लैमार्कवाद। और क्या हुआ कि जिसमें कोप, अब ये कोप नाम के साइंटिस्ट हैं, हयात नाम के साइंटिस्ट हैं, पैकर्ड हैं, एक स्पेंसर हैं, इन लोगों ने नया रूप देने में सहायता की, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, नव लैमार्कवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इतनी सारी बातें जानी और अब दिमाग में हो गया होगा कंफ्यूजन। तो दोस्तों अब आपके कंफ्यूजन को मैं कुछ हद तक तो मिटा पाऊंगा, कोशिश करूंगा, हो सकता है पूरी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। दोस्तों ऐसा होता है कि जो नए जीव होते हैं, बात तो सही है कि लक्षणों की, उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, लेकिन अब अगर हम आपसे कहें कि लैमार्कवाद और नव लैमार्कवाद में क्या अंतर है, तो थोड़ी सी मेरी बात को समझिएगा। लैमार्कवाद यह कहता है कि अगर कोई भी लक्षण किसी भी जीव की दैहिक कोशिकाओं पे है। देखो दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा कि किसी भी जीव में दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती हैं दैहिक कोशिकाएं और एक होती हैं जनन कोशिकाएं। क्लियर हो गया ना, मैंने क्या बोला कि किसी भी जीव में दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं दैहिक कोशिकाएं और एक होती हैं जनन कोशिकाएं। तो लैमार्कवाद ये कहता है, सुनिए फिर से, लैमार्कवाद ये कहता है कि जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं उनके गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन नव लैमार्कवाद यह कहता है कि दैहिक कोशिकाएं ही नहीं बल्कि दैहिक कोशिकाओं के साथ साथ जो जनन कोशिकाएं होती हैं उन दोनों के गुण मिलके अगली पीढ़ी में जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। मैं इस बात को फिर रिपीट करना चाहूंगा कि जो लैमार्कवाद है वो ये कहता है कि केवल दैहिक कोशिकाओं के गुण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन नव लैमार्कवाद ये कहता है, जो ये वाला लैमार्कवाद है, ये कहता है कि जो दैहिक कोशिकाएं हैं उनके साथ साथ जनन कोशिकाओं के गुण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इन दोनों का कंक्लूजन, और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वाला वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दिया करिए और कमेंट्स जरूर दिया करिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।